नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, सीधे श्रीनगर से मैं हूं श्वेता सिंह। दरअसल इस समय जहां पर हम मौजूद हैं, यहीं से वो सारी खबरें पूरे देश को ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोस तक हर सिरे को जोड़ रही हैं। हम श्रीनगर में इस समय मौजूद हैं। दिन भर अलग अलग इलाकों में मैं गई, लेकिन इस समय जहां पर हम मौजूद हैं, एक तरफ टिमटिमाती बत्तियों के साथ आप सेना का सबसे बड़े कैंप का एक खाका देख सकते हैं, दूसरी तरफ तख्ते सुलेमान पर शंकराचार्य मंदिर को देख सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच संसद में जो फैसले हुए, जो बहस हुई, उन सारी चीजों को देख लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यक्ष जी, ऑपोजिशन को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी आए, नारे लगे, संसद ने ही देश भर में हर गांव में नारे लग रहे हैं और सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये 370 पर बहस के बीच लोकसभा में पीएम मोदी की एंट्री का सीन था, जब जम्मू कश्मीर से जुड़े सबसे बड़े फैसले पर लंबी बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना फाइनल जवाब देना शुरू ही किया था। कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हम पे जा रहा है। धारा 370। अमित शाह ने कश्मीर के बंटवारे और 370 पर उन एक सवाल का जवाब दिया जो विपक्ष की तरफ से खास तौर पर कांग्रेस ने उठाए थे कि सरकार बहुत गलत कर रही है। ऐतिहासिक भूल करने नहीं जा रहे, ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रहे। मुझे विश्वास है 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है, वो देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि 370 का झुनझुना हमें जो पकड़ा दिया गया, उसने हमारा बहुत अहित है। गृह मंत्री अमित शाह ने 370 पर विस्तार से बताया कि आखिर कैसे 370 में जम्मू कश्मीर का हित नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर विरोधी प्रावधान था, जिसे हटाना बहुत जरूरी था। ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष है। बाल विवाह का कानून, भला छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, ये कैसे जम्मू कश्मीर के विरोधी कानून है? मान्यवर, देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। कितनी भी छोटी बच्ची हो, इससे आप शादी कर सकते हो। ये किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं? जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं, वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, मगर जम्मू के गांव में जाकर देखिए स्थिति क्या है, कहां गया है पैसा? ये 370 का उपयोग कर एक शेल्टर बनाकर अथाह भ्रष्टाचार करने का काम वहां के सियासतदानों ने किया। प्रस्ताव स्वीकार हुआ, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ शाह ने बिना नाम लिए कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के साथ कांग्रेस पर भी तीखे प्रहार किए कि 370 से सिर्फ 3 परिवारों का ही भला हुआ है, आम लोगों को कुछ नहीं मिला। ये जो अपने आप को 370 से प्रोटेक्ट कर दिया, जनता को 370 से गुमराह करते रहे, 3 परिवार ही चुनकर आते रहे। भाई पूरा देश जानता है कौन 3 परिवार है, आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, पूरे देश की भाई सब जानते हैं या नहीं जानते हैं? सब जानते हैं कौन 3 परिवार है। 370 वाली बहस में सरकार पर तीखे सवाल इस बात को लेकर उठाए गए कि आखिर उसने सबसे चर्चा क्यों नहीं की। गृह मंत्री ने इसका भी जवाब दिया। कितनी चर्चा करे, किससे चर्चा करे? जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं उनसे चर्चा करें, क्या चर्चा करें? हम
जमहूरियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई इनकार नहीं, मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन गृह मंत्री से विपक्ष के सवाल ये भी थे कि आखिर इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत क्या थी, जिसमें कश्मीर के नेताओं को हिरासत में लिया गया, सुरक्षा बल बढ़ाए गए, धारा 144 लगाई गई। मैं उनको याद कराना चाहता हूं 89 से 95 तक ऐसा ये तो कुछ नहीं है। क्या हुआ था घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं। आतंकवाद इतना बड़ा कि सालों तक कर्फ्यू रखना पड़ा था। प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक ले सकते हो? कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। अमित शाह ने कश्मीर में कानून व्यवस्था से जुड़े कदमों को एहतियातन जरूरी बताया, जिसे विपक्ष मनमानी बता रहा था। मनमानी के आरोप में एक आशंका विपक्ष ने और जोड़ी कि जैसे 370 का प्रावधान खत्म किया गया, वैसे ही दूसरे राज्यों के विशेष अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद 371 का भी यही हाल हो सकता है। 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता, और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। कश्मीर पर जो सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने लोकसभा में कही वो यही कि कश्मीर के लिए उम्मीद से ज्यादा सरकार काम करेगी। इसमें यह भी बड़ी बात है कि अगर हालात सामान्य होंगे तो जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य भी बन जाएगा। प्यार से बात कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका। मैं मगर स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदस्य के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी के लोगों के सामने, जम्मू के लोगों के सामने, कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। इस भरोसे के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े सबसे बड़े फैसले पर लोकसभा की भी मंजूरी मिल गई और ये 2 दिन देश के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गए। आज तक ब्यूरो। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बाकी देश से अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यहाँ श्रीनगर से अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस सब के बीच संसद में जिस तरह की बहस चली उसमें 2 चीजें थी जो अलग हैं, जिन पर एक बार चर्चा जरूरी हो जाती है। एक तो गृह मंत्री अमित शाह के जो तेवर रहे हैं, दूसरा कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत हद तक एक कंफ्यूजन भी नजर आया। उस हिस्से को भी जरा सुनिए। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे ही तीखे तेवर से अमित शाह ने आज लोकसभा की बहस में एक-एक कर विपक्ष के हर नेता को जवाब दिया। पहला सामना लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से हुआ। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर एक मिनट साहब जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। ना वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। अमित शाह के सामने अधीर रंजन चौधरी तब फंस गए जब उन्होंने इस मुद्दे पर यूएन की बात करना शुरू कर दिया। सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार। 370 पर सरकार के फैसले से कांग्रेस ऐसे शॉक में 2 दिन से दिख रही है कि उसे जवाब देना समझ में ही नहीं आ रहा। ऊपर से अधीर रंजन चौधरी ने तो कांग्रेस पर ही सेल्फ गोल कर दिया। जब पूछने लगे कि कश्मीर अंदरूनी मामला है, द्विपक्षीय मामला है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामला है,
कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। चौधरी की इस बात से सोनिया गांधी भी हैरान दिख रही थी। बाद में सोनिया ने इस पर नाराजगी भी जताई, लेकिन इससे क्या होता है, क्योंकि अमित शाह तो ऐसे आसान मौके छोड़ते नहीं। गृह मंत्री जी प्रस्ताव बिल के बारे में नहीं, बिल के बारे में बाद में साहब इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर मैं कहा ऐसे ये बिल लेकर कैसे आया। इसके बाद बारी कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की आई, जो कश्मीर के विलय की बात करते करते जूनागढ़ और हैदराबाद तक पहुंचे और पंडित नेहरू का गुणगान करने लगे, लेकिन इसमें सरदार पटेल का नाम लेना भूल गए। ऐसी कुछ परिस्थिति हैदराबाद की भी थी और हैदराबाद में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जिस सरकार ने भारत की फौज को भेजा जब निजाम हैदराबाद ने वहां पे हथियार इकट्ठे करने शुरू किए थे। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अमित शाह आज अलग ही तेवर में थे। वो एक एक सदस्य की एक एक बात सुन रहे थे। कांग्रेस को मजबूर किया कि वो 370 पर साफ करे कि वो विरोध में है या समर्थन में। छोटी सी स्पष्टता मनीष जी से करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। कांग्रेस पार्टी के ओर से चर्चा की शुरुआत हुई, वो ये तो स्पष्ट ही नहीं किए कि धारा 370 जाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं, ये तो जरा स्पष्टता कर दो। अध्यक्ष जी, एक अंग्रेजी की किताब है, हर चीज काली और सफेद नहीं होती, देयर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। इस बहस के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया गया और उससे जुड़ा एक ऐसा संदर्भ बताया गया जिससे हंगामा मच गया। आप कहते हैं ये टेम्पररी था, भाई टेम्पररी था। आप गोपाल स्वामी अयंगर की तकरीर पढ़िए और आप कह रहे हैं कि हमने 370 बादलना दिल नाखासा किया। भाई सबकी सर आशीर्वाद से, मुखर्जी की आशीर्वाद से 370 बना। किसी ने विरोध में कुछ बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? लाइए यहाँ पर देखिए, उन्होंने क्या विरोध किया? कहीं पर भी रेफरेंस ला के दिखा दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात करी। मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का स्वागत किया? जान दे दी है सब 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन इस तीखी बहस के बीच सबसे बड़े सवाल कांग्रेस के दिशाहीन होने को लेकर उठे। 2 दिन से संसद की बहस में उनके नेता 370 और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विरोध कर रहे थे, लेकिन कई नेता समर्थन में आ रहे थे। यह एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आजादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया और ये स्वागत योग्य। जनार्दन द्विवेदी हो, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के अंदर 370 को हटाए जाने का समर्थन करने वाले भी सामने आ गए, लेकिन कांग्रेस 134 साल पुरानी पार्टी है। ये 3-4 लोग स्टेटमेंट देने वाले से कांग्रेस नहीं बनती है और उनकी ओपिनियन नहीं बनती। वो जो लोग ये कह रहे हैं, शायद कश्मीर का इतिहास और कांग्रेस ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया था, उससे शायद वो वाकिफ ना हो। कांग्रेस का विरोधाभास यही है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए चुप्पी तोड़ी तो वो भी 370 का विरोध करने लगे, लेकिन कांग्रेस के एक और नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरह से 370 हटाने का समर्थन कर दिया। आज तक ब्यूरो। एक आरोप सरकार पर यह लगाया जा रहा है कि जो कश्मीर की आवाज है उसे खामोश करने की कोशिश की जा रही है, उनसे चर्चा नहीं की जा रही, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जहां तक सवाल है, उमर अब्दुल्ला का जहां तक सवाल है, वो हिरासत में है। फारूक अब्दुल्ला को लेकर क्या स्टेटस है ये साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे फारूक अब्दुल्ला हिरासत में, वो लोकसभा के सांसद होने के बावजूद वहां पर गए नहीं, तो सवाल उठे कि कहां है वो। इस सब के बीच गृह मंत्री ने कहा कि न तो उन्हें डिटेन किया गया है, न ही उन्हें अरेस्ट किया गया है। तब फारूक अब्दुल्ला अचानक एक ऐसे होटल पर पहुंचे जहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे और उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया। उसके बाद अपने घर से भी उन्होंने इस तरह की बातें की। इसीलिए बहुत ज्यादा असमंजस है, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे इस मुद्दे को लेकर। To tell you that the Home Ministry is lying in the Parliament, that I am not house arrested, that I am sitting in the house inside of my own will,
You think I will stay inside my house of my own will while my state is being burnt, while my people are being executed in the jails? इस नाटकीय अंदाज के साथ फारूक अब्दुल्ला पहली बार कैमरे के सामने आए जब से अनुच्छेद 370 पर वो प्रहार हुआ जिसमें कश्मीर के नेताओं को अपनी राजनीति चूर-चूर होते दिख रही है। Sir, what would be your future course of action? As soon as the gates will open, my people will be out. We will fight. We'll go to the court. We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. फारूक अब्दुल्ला उसी तरह की बातें कर रहे हैं जिन बातों की उम्मीद भी थी, क्योंकि 370 पर धमकियां देने में पहले से ही महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार में होड़ लगी थी। फारूक अब्दुल्ला लोकसभा के सांसद भी हैं, जहां 370 पर फाइनल बहस चल रही थी। कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? फॉर द रिकॉर्ड तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। फारूक अब्दुल्ला के बारे में लोकसभा में पूछा जा रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह का जवाब यही था कि फारूक अब्दुल्ला तो फ्री हैं, वो क्यों संसद नहीं आए वही जाने। Peace loving people like our Farooq Abdullah is not here today. Why are you marginalizing people like that? Why are you strengthening the hands of the militants? That is what you are doing now. Why you actually have to say something about that. You are keeping quiet on that. Why create like a war-like situation within the country? Why can't you see? Sir, why can't you see your people like the Indian citizens? You are declaring war on Indian citizens. मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से। फारूक अब्दुल्ला पर कई बार विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री से सवाल पूछे। हर बार गृह मंत्री ने तुरंत जवाब भी दिया। फारूक अब्दुल्ला जब मीडिया के सामने आए तो सवाल उनसे भी हुआ, वो क्यों संसद नहीं गए? Why you didn't go to Parliament, sir? It was an important mission. Could I go when my doors are locked? लेकिन फारूक अब्दुल्ला जब सामने आए तो यही कहा कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। ऐसे वो घर में बैठ सकते हैं जब ऐसा कदम सरकार ने उठा लिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सभा में हमारे होम मिनिस्टर साहब झूठ बोले, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। इस खानदानी पॉलिटिक्स पर सबसे तीखा प्रहार भी लोकसभा में हुआ जब लद्दाख के सांसद ने खरी बात कह दी। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं। सिर्फ 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। 370 हटाने पर लद्दाख और जम्मू खुश हैं। अगर कोई परेशान है तो उन पार्टियों के नेता जिनकी पूरी राजनीति ही कश्मीर घाटी में चलती है और जिस राजनीति ने अपने दबदबे में जम्मू और लद्दाख के साथ साथ 370 की आड़ में आम लोगों के अधिकारों के साथ अन्याय कर रहे थे। कमलजीत संधू, श्रीनगर, आज तक। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हर जगह की आवाज सुनना जरूरी हो जाता है और इसीलिए लद्दाख के सांसद जब संसद में बोलने के लिए उठे
तो उनकी बातों को सबने बहुत धैर्य से सुना। ये अपने आप में इसका एक बहुत दिलचस्प कोण है, आप भी सुनिए। मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे, और वक्तव्य दिया इसी सदन में वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख की भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन खान पान वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 में 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को। कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए, या नेफा टाइप बनाइए, या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, यह हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया, और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो टीलर है, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, लेकिन उस वक्त एक दुर्घटना हमारे साथ घटी, आज मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा। तब के ले में आपके एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने यूटी के मेमोरेंडम को साइन किया, उन लोगों को आपके कश्मीर के एनसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है, लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या वो थे आपका लोकतंत्र? लोगों का आवाज बंद करना, दबे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे थे कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, जब आप 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे 8 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिला 4 आपने कश्मीर को दिया, तो जम्मू वालों ने लड़ाई की तो 4 देना पड़ा। लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया। क्या यह है आपका इक्वालिटी? सियासतदानों के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आम लोगों की भी बात करें, इसलिए श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में हम गए, लोगों से बातचीत की, देखा कि कई इलाकों में 144 के साथ कर्फ्यू भी बहुत कड़ाई के साथ लागू है और लोगों को घर से बाहर निकलने में, इधर उधर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आइए एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लें। टूरिस्ट ऑफिस के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, और आप देखिए कि जब हम आए थे यहाँ पर उस समय कितनी भीड़ थी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब बसें यहाँ पर भेजी जा रही हैं। इससे ठीक पहले हमने देखी कि एक बस यहाँ से गुजर रही थी जिसमें सिक्योरिटी कॉर्डन के साथ इन्हें निकाला जा रहा था। ये फारूक अब्दुल्ला के आने का रास्ता है। हम भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये कहा गया है कि उन्हें ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, इस वजह से जाएं यहाँ। लेकिन सुरक्षा बलों ने साफ तौर पर, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं, उन्होंने साफ तौर पर हमसे कहा है कि मीडिया को इसके आगे जाने की इजाजत अब नहीं है। उन्होंने बातचीत की है अभी तक, हमारी संवाददाता भी उनके घर तक पहुंची थी और नीचे से सवाल पूछ रही थी और ऊपर से वो जवाब दे रहे थे। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि अब उनके घर तक जाने की इजाजत नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो वो आपको एक बख्तरबंद गाड़ी आगे दिखाई देगी, उसके ठीक बगल में उनका घर है फारूक अब्दुल्ला का। लेकिन ये जो चंद कदमों का फासला है यहाँ से सिर्फ सुरक्षा वाली गाड़ियां जा रही हैं।
इसके अलावा और कोई गाड़ी को जाने की वहां पर अनुमति नहीं है। हम श्रीनगर स्थित सरोवर पोर्टिको होटल में इस समय मौजूद हैं और जब फारूक अब्दुल्ला जो इतने दिनों से कह रहे हैं कि वो हाउस अरेस्ट में हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो यहाँ पर 2 मीडिया हाउसेस के वैन आप लगे हुए देख सकते हैं, ओबी वैन, लेकिन वो यहाँ पर खुद आए, अपने गार्ड्स के साथ आए और यहाँ पर आकर उन्होंने इंटरव्यू दिए। उसके बाद फिर घर गए। घर जाने के बाद भी जितने भी मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने के लिए आ रहे थे तो नीचे से ऊपर उनसे अच्छी खासी गुफ्तगू हो रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी उसमें फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मामला आया तो सदन में यूनाइटेड नेशंस का जिक्र भी आया, उन्मोगिप का जिक्र आया, यानी यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका जो दफ्तर है वो श्रीनगर में मौजूद है और अभी नहीं सालों सालों से मौजूद है, क्योंकि जब 1947-48 के युद्ध के बाद फैसला लिया गया था कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के पास जाएं, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था जो दोनों देशों के बीच जो सीज फायर लाइन है उस पर ध्यान रखेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह की गतिविधियां चली, जिस तरह से 71 का युद्ध हुआ और उसके बाद हुआ शिमला समझौता, उसने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो भी मामला होगा भारत पाकिस्तान के बीच रहेगा, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं रह जाता। उसके बावजूद यहाँ पर ये उन्मोगिप का दफ्तर तो रहा है लेकिन सक्रिय नहीं रहा है। लगातार आप कभी इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखेंगे, सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है और अभी धारा 144 के बाद यहाँ सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इसको घेरे हुए हैं हर तरफ से, लेकिन उसके बावजूद इसका कोई रोल नहीं रहता है उन्मोगिप का। यहाँ पर जब भी किसी भी तरह का कोई दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता है तब उसके बाद ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा ये स्पष्ट करके रखा है कि भारत को नहीं चाहिए किसी भी तीसरे का दखल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों से सवेरे हमारी मुलाकात हुई थी उनमें लोग ले जा रहा है आप लोग को, अच्छा सबको ले जा रहा है, गाड़ी मिल रही है सबको। तो आप अगर सबके चेहरों को हिलता हुआ देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जहां जहां से ये लोग थे वो लोग अब इन बसों में बिठाकर ले जाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम इस सड़क पर आपको लिए चलते हैं जो टूरिज्म के दफ्तर के बाहर का आलम था, जहां पर एक छोटे छोटे बच्चों के साथ वाला परिवार भी था। अभी भी आप देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आपको दिखेंगे जो लोग अभी भी अपने बैग्स को लेकर इंतजार कर रहे हैं, बसों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन हम साथ में आपको ये भी बता दें कि आज कम से कम बसें चलनी शुरू हुई हैं। जो शुरुआती बसें हमने देखी वो एक सिक्योरिटी कॉर्डन के साथ जा रही थी, मतलब एक एस्कॉर्ट पार्टी के साथ जाती हुई हमने देखी। यहाँ पर देखिए आप, सुबह जिस बड़ी तादाद में देखी थी और अब बसें यहाँ पर जो यहाँ पर निकलने के प्रयास में हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि संवेदनशीलता की बात भी आती है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात आप देख लेंगे। ये देखिए एक और गाड़ी, एक और बस अगर आप देखेंगे, ये बस यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही है। जो सबसे ज्यादा जरूरत में है उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक बस आपने देखी, उसके सामने एक और बस ये आप देख सकते हैं और इन सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाया जा रहा है। यहाँ पर लगातार आज तक नहीं ये रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद से ये व्यवस्था होनी शुरू हुई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, श्रीनगर आज। जब चर्चा इस मुद्दे की चलती है तो पाकिस्तान का जिक्र आना लाजमी हो जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां के संसद का इमरजेंसी सत्र बुलाया। इमरान खान ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इशारों में युद्ध की बात तक कह डाली। पाकिस्तानी संसद का ये सीन बताता है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है। आज पाकिस्तानी संसद का इमरजेंसी सत्र बुलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान को कश्मीर में धारा 370 के खात्मे की कड़ी निंदा करनी थी, स्केपगोट बनाना था। लेकिन 11 बजे शुरू हुई संसद में इमरान खान को बयान देने का वक्त शाम 5 बजे मिला। इमरान खान आए और कड़ी निंदा शुरू की। अपनी इलेक्शन के अंदर ये एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पैदा करके, और ये मुझे तब भी जब हम बिश्केक में थे तब भी हमें अंदाजा हो गया था कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे से बातचीत करने का। और मैं जो सस्पेक्ट करता था वो चीज कल सामने आ गई। इमरान खान चाहे जितना मर्जी दावा कर रहे हो कि उन्हें अंदाजा था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मोदी सरकार कश्मीर को धारा 370 की बेड़ियों से आजाद कर देगी और कश्मीर की आजादी के ख्वाहिशमंदों की जुबान बंद कर देगी। दुनिया को अपील करते हैं कि एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है
क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था, जब यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे, उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया, कोई उनको कुछ नहीं कहता था, उनको और हल्लाशेरी मिली कि अच्छा अगर दुनिया कुछ नहीं कहती आगे गया, और इसलिए उन्होंने ये एक्ट किया है। और अगर अब दुनिया नहीं कुछ करेगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। इमरान खान सिर्फ इस बात से दुखी नहीं है कि कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो गया है, उन्हें इस बात का डर भी सता रहा है कि कल को अगर भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता। इमरान खान की बौखलाहट का एक बड़ा कारण यह भी है कि इमरान खान की गुहार पर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की ख्वाहिश जताते रह गए और पीएम मोदी ने एक ही झटके में इमरान और ट्रंप की इस ख्वाहिश का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब इमरान खान को इस बात की चिंता सता रही है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई और पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा। मैं अपनी गवर्नमेंट से वाजे करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं, दुनिया को बताएंगे। कश्मीर का विशेष अब अगर चर्चा शुरू हुई है तो मुमकिन है इससे ज्यादा जानकारी पाकिस्तान के पास उपलब्ध हो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अयोध्या मामले में रोजाना की जो सुनवाई शुरू हुई है उसमें पहले दिन क्या हुआ और साथ ही 370 का राम जन्मभूमि से कैसे जुड़ा हो रहा है। रहिए खबरदार। अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज से शुरू हो गई है। संविधान पीठ में इसकी सुनवाई हो रही है। बहुत दिलचस्प है जिस तरीके से साधु संतों ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से ये उम्मीद जताई। पूर्ण रूपेण हमने खुश है, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय अमित शाह जी को कि जो भारत के हित में, राष्ट्र के हित में जो काम किया, ये ऐतिहासिक काम है। 56 इंच के सीने का परिणाम आज आपके सामने है। जो राष्ट्र के हित में काम किया, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से राष्ट्र हित में काम किया वैसे राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए भी काम करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर तो मेरे घर का मामला है और आज नहीं कल सुलझ जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला ऐसा है जिसमें विदेशी लोगों का हस्तक्षेप था, पूरा विश्व का निगाह था। और जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो अलगाववादी टाइप के लोग थे, जो देश विरोधी लोग थे, वो अपने आप को अलग देश वो मानते थे। लेकिन जो वहां का वासी था, 75% वासी वो चाहता अपने आप को कटा हुआ मानता था भारत से। तो इसके नाते आज जो मोदी जी ने जो कार्य किया, कल अमित शाह जी ने जो कार्य किया, उसमें पूरे देशवासियों को, साधु संतों को अपार खुशी है। 370 हटाने के बाद हमारी जनता में, जो भारत की जनता है, उनमें एक आशा जगी है कि अब जल्द से जल्द राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी जो मुद्दा था 370 उसको हटा दिया गया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई देना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा अयोध्यावासियों की तरफ से। मैं अमित शाह मोदी जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर पर आपने काम किया, उसी प्रकार बिल पेश करके और दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। जिस प्रकार 62 सांसद ने राम 370 पे विरोध किया, उसी प्रकार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन हिंदुस्तान का सांसद भगवान राम का विरोध करता है, कौन राम जन्मभूमि के पक्ष में है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सीधे श्रीनगर से खबरदार का यह विशेष एपिसोड जारी है। आप देखते रहिए आज तक। चाहे नोटबंदी का फैसला हो जिसे काले धन पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था, चाहे जीएसटी का फैसला हो जो एक देश एक टैक्स के विधान पर आगे चला था, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, या उसके बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हो, ये सारी चीजें जो थी, और इनके साथ हम 3 तलाक को भी इस फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। ये सारे ऐसे फैसले थे जिसे लेकर असमंजस था कि क्या ये फैसले लिए भी जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये फैसले लिए और साबित किया कि अगर वो कहते हैं 56 इंच की छाती है तो उस बाबत कुछ फैसले ले लेते हैं वो। अब पूरे देश में इंतजार हो रहा है कि अगर धारा 370, जो कि इस क्रम में सबसे ऊपर रख रहे हैं लोग, अगर इतना कड़ा फैसला लिया जा सकता है तो अब अगला क्या राम मंदिर को लेकर अयोध्या से जुड़ा कोई फैसला हो सकता है इस सरकार का। और साथ ही अब यह सोचा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, उसे लेकर क्या कोई कदम उठाया जा सकता है। खबरदार में
आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।